क्वेश्चंस को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है और जिसके माध्यम से हम लोग कोटा ज्वाइन का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि डिजाइन एंड ड्रॉ ए कोटर ज्वाइन टू सपोर्ट ए लोड वेरी फ्रॉम 30 kN in compression to 30 kN in tension. The material used is carbon steel for which the following allowable stresses may be used. The load is applied statically. Tensile stress, compressive stress is equal to 50 megapascal, shear stress is equal to 35 megapascals and crushing stress is equal to 90 megapascals. यानी हमें एक कोटर ज्वाइंट का डिज़ाइन करता है जो 30 kN कंप्रेशन और 30 kN टेंशन को सपोर्ट करता है, और जो हम लोग मटेरियल यूज़ किए हुए हैं कार्बन स्टील है, और जो जिसमें जो स्ट्रेस को अलाउ करता है, यानी कितनी मात्रा में कौन कौन से स्ट्रेस को अलाउ किया हुआ है वो दिया हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेस 25 मेगापास्कल्स को वो अलाउएबल स्ट्रेस लिमिट है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जितने भी डाटा दिए हुए हैं गिवन डाटा, उसको हम एक जगह, तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन डाटा। तो जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये जो जॉइंट है वो 30 kN कंप्रेशन और 30 kN टेंशन को सपोर्ट करता है, यानी ये लोड को सपोर्ट कर रहा है। लोड जो है वो टेंशन के लिए 30 kN, कंप्रेशन के लिए भी 30 kN है। तो लोड हम दे सकते हैं, लोड इज इक्वल टू 30 kN है। इसके बाद जितने भी अलाउएबल स्ट्रेस दिया हुआ है, यानी हम अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, अलाउएबल शियर स्ट्रेस, अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस, उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अलाउएबल यहाँ हम लिख देंगे टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, ये दिया हुआ आपका 50 मेगापास्कल। शियर टो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस को 35 मेगापास्कल। लास्ट है आपका क्रशिंग, अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस, सिग्मा सी इज इक्वल टू 90 मेगापास्कल। अब सारे यूनिट को हम लोग एक जैसे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये देख सकते हैं 30 kN है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे 30 × 10 टू पावर 3 न्यूटन। न्यूटन में हो गया ये 50 मेगापास्कल, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चूँकि जानते हैं कि मेगापास्कल इज इक्वल टू होता है आपको, यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर 50 मेगापास्कल यहाँ लिखे हुए हैं तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 मेगा का होता है 10 टू पावर 6, पास्कल होता है 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम मीटर को भी हम लोग mm में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा आपको 50 × 10⁻⁶, जो कि हम जानते हैं 1000 mm इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। यहाँ हम जानते हैं कि 1000 mm इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, जो कि मीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 3 और स्क्वायर कर दीजिएगा तो 10⁻⁶ ही हो जाएगा, यानी न्यूटन mm स्क्वायर। ये 6 पे पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 न्यूटन mm स्क्वायर ही
आपका बचेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 50 न्यूटन mm स्क्वायर लिखे हुए हैं यहाँ पे। शियर स्ट्रेस को भी हम लोग इस तरीके से ही लिख सकते हैं, 35 न्यूटन mm स्क्वायर। और क्रशिंग स्ट्रेस जो दिया हुआ है 90 मेगापास्कल, इसको भी हम लोग 90 न्यूटन mm स्क्वायर। यानी सारे को हम लोग एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिए हैं। जितने भी डाटा दिया हुआ था गिवन डाटा में, लोड 30 किलो न्यूटन था, उसको हम लोग न्यूटन में सभी को चेंज कर दिए हैं। अब आगे का प्रोसीजर डिजाइन का हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रड का डिजाइन करेंगे, यानी जिस रड को हम लोग को ज्वाइन करना है उस रड का हम लोग डिजाइन करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो रड है उसका डायमीटर है स्मॉल डी। तो चूंकि हम लोग जब भी किसी भी एलिमेंट का डिजाइन करते हैं तो हम लोग उस पार्ट्स का या एलिमेंट में जो भी फेलियर होगा, जिस वजह से वो फेल हो सकता है, उसको कंसीडर करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि उस रड में टेंसाइल जो लोड लग रहा है उसकी वजह से वो फेल हो सकता है। तो जो टेंसाइल लोड उस रड पे लग रहा है, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, चूँकि रड का डायमीटर हम लोगों ने डी माना हुआ है, तो उसका डायमीटर है डी, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा π/4 डी स्क्वायर, तो उस पर वो रजिस्ट करेगा। तो चूँकि हम लोग लोड अगर देखें, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि वो टेंशन की वजह से फेल हो सकता है। तो लोड जो होगा, लोड उस पर जो लोड लग रहा होगा उसको कैसे निकालेंगे? तो लोड इज इक्वल टू हो जाता है आपका, लोड इज इक्वल टू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी रजिस्टिंग क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी आप रजिस्ट कर रहा है, तो रजिस्ट करेगा आपको π/4 डी स्क्वायर। ये जो एरिया है आपका रेस्टिंग एरिया है, और इनटू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस चूँकि टेंशन की वजह से फेल हो रहा था, तो हम लोग सिग्मा टी लिए हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रेस्टिंग फोर्स या लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू, रेस्टिंग फोर्स या लोड इज इक्वल टू, या लोड या फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपको क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्ट्रेस। इसी से हम लोग इस लोड का फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किए हुए हैं। जो कि रेस्टिंग एरिया आपका π/4 डी स्क्वायर है, और स्ट्रेस जो लग रहा है उस पर टेंसाइल स्ट्रेस है। तो इस फेलियर कंसीडर किए हुए हैं कि वो टेंसाइल लोड की वजह से वो फेल हो सकता है। तो यहाँ हम लोग लोड, चूँकि हम लोगों ने देखा हुआ है लोड किस लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लोड आपका है 30 × 10³ न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो अलाउेबल या परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है वो है 50 न्यूटन mm स्क्वायर। इस स्ट्रेस और इस लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं रड का। तो हम लोग रड का डायमीटर निकाल देंगे। तो लोड आपका है 30 × 10³ इंटू π/4। चूँकि रड का डायमीटर हमको निकालना है, तो इसको हम लोग, और सिग्मा टी इज इक्वल टू है 50। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे आपको कैलकुलेट करने पे डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो डी का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने से निकलेगा आपको, कैलकुलेटर की सहायता से आप यहाँ पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से यहाँ पे आप, टाइम ज़्यादा लेना नहीं है इसमें, आपको स्टेप आगे नहीं करना है, हमको एक बार में ही आपको यहाँ पर निकाल लेना होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से। क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलता है एग्ज़ाम में, 3 घंटे का पेपर होता है, तो कम से कम स्टेप जाना है और कैलकुलेटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके आपको यहाँ पर वैल्यू लिख लेना है आपको। तो यहाँ डी निकलेगा आपको 27.6। स्टेप नहीं जा रहे हैं, स्टेप में नहीं जा रहे हैं, तो स्टेप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम पहले स्टेप ही कर देते हैं आप लोगों को, किस तरह से बहुतों को स्टेप में प्रॉब्लम्स होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 30 × 10³ और ये जो टर्म्स है डिवाइड है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 4
मल्टीप्लाई, और जो कि जो भी टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई है वो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पाई इंटू 50 ये टर्म्स कर सकते हैं। और इस तरीके से आप t इज इक्वल टू इस तरीके से कर सकते हैं, रूट अंडर जो कि स्क्वायर इधर जाएगा तो इंटू 4 पाई इंटू 50। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको आएगा 27.6, जिसे हम लोग ले लेंगे 28 mm। कोशिश करना है कि जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग एक पूरे फुल वॉल्यूम में, मतलब जो भी अगर आपका वैल्यू आ रहा है दशमलव में या पॉइंट में, उसको हम लोग ले लेना है। डायमीटर अगर रहे तो कोशिश करना है कि हम इवेंट नंबर में ही लें और उसको बढ़ाकर ही लें। 27.6 है तो उसको हम 28 mm ले सकते हैं। यानी आपका डायमीटर, रड का जो डायमीटर है उसको हम लोग रड को डिजाइन कर चुके हैं, रड का डायमीटर को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। रड का डायमीटर निकला हुआ है आपको 28 mm। चलिए आगे का हम लोग जो स्टेप है उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग सेकेंड स्टेप में स्पीगोट का डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग इसमें स्पीगोट का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और कोटर का थिकनेस भी। तो हम लोग जो स्पीगोट का जो आउटर डायमीटर है उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी डायमीटर ऑफ स्पीगोट, और कह सकते हैं कि सॉकेट जो है उसका इनसाइड डायमीटर भी वही होगा, वो कंसिडर कर लेते हैं D2। और T ले लेते हैं कोटर का थिकनेस। तो चूँकि एक रिलेशन याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो कोटर का थिकनेस होता है वो आपके स्पीगोट के डायमीटर का 1/4 होता है, यानी T इज इक्वल टू D2/4। ये रिलेशन याद रखेंगे हम लोग। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर भी हम लोग स्पीगोट का जो बिकर सेक्शन है जहाँ पे स्लोट कटा होता है, वो जो सेक्शन है वो टेंसाइल लोड की वजह से फेल हो सकता है। तो हम लोग जो वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे लोड का वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो लोड होगा, आपका लोड का जो कैलकुलेशन होगा P इज इक्वल टू, चूँकि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि लोड इज इक्वल टू होगा रेस्टिंग एरिया इंटू स्ट्रेस। तो जो रेस्टिंग एरिया होगा आपका जो स्पीगोट का, ये होगा आपका π/4 D2 का स्क्वायर। और चूँकि वहाँ पर स्लोट कटा हुआ है, जो स्पीगोट लिए हुए हैं वहाँ पर जो स्लोट कटा हुआ है तो उसके एरिया को माइनस कर देंगे। चूँकि स्लोट कटा हुआ है आपका रेक्टेंगुलर शेप में, तो वो D2 इंटू टी, ये सेक्शन को माइनस कर देंगे। ये रेस्टिंग एरिया हो गया। और चूँकि जो फेलियर होगा वहाँ पे टेंसाइल लोड की वजह से, तो वहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ हम लोग ये देखें तो यहाँ चूँकि हम लोग D2 माने हुए हैं, स्पीगोट का डायमीटर और इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट का भी होगा। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं D2। चूँकि ये हम लोग यहाँ पर D2 कैलकुलेट करेंगे, और तो T का जो रिलेशन है D2/4 उसको हम यहाँ पर T को यहाँ पर D2/4 से रिप्लेस कर देंगे। P इज इक्वल टू हो जाएगा आपको π/4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू D2/4। और सभी डाटा जो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे जिससे हम लोग D2 कैलकुलेट कर लें। तो P इज इक्वल टू किस लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डाटा जो गिवन डाटा में, फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं अगर आप भूल गए होंगे तो किस लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं, 30 × 10⁻³ लोड के लिए, और जो टेंसाइल स्ट्रेस है वहाँ पे है 50 Nm²। चलिए इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 30 × 10⁻³ क्योंकि हमें D2 कैलकुलेट ही करना है। तो ये D2 का स्क्वायर 4 तो आपका हो जाएगा 50। तो इससे आप कैलकुलेट कर कीजिएगा D2 का वैल्यू। चूँकि स्टेप
चलिए स्टेप पे चलते हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये पूरा टर्म्स को π/4 d2² माइनस d2²/4 को, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू लगभग, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 से, तो ये आपका 26.8 d2²। आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से d2² का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। d2² = √30 × 10⁻³ डिवाइड कर दीजिएगा 26.8। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा 33.4 mm, जिसको हम लोग ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग 34 mm, जो कि हम लोगों ने क्या बोला है कि जब भी पॉइंट में आए तो आप इसको एक इवेंट टर्म्स में ले लेना है, आगे वाले वैल्यू को ले लेंगे। जैसे 30.4 आया तो हम 34 ले लेंगे या 30.6 भी ले लेंगे, गलत नहीं होगा। इवेंट टर्म्स में कोशिश करेंगे, डायमीटर रहेगा तो इवेंट टर्म्स में ही लेने का कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग स्पीगोट का जो डायमीटर है उसको कैलकुलेट कर लिए हैं। स्पीगोट का डिजाइन करने में डायमीटर कैलकुलेशन हो चुका है। अब चूँकि हम लोग थिकनेस ऑफ कोटर भी निकाल देते, चूँकि रिलेशन पता है कि T = d2/4, तो हम आसानी से कोटर का जो थिकनेस है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे T = थिकनेस ऑफ कोटर। कोटर T = d2, यानी ये निकल गई आपको 8.5 मीटर, 8.5 mm, सॉरी। चलिए हम लोगों ने तो कैलकुलेशन कर, मतलब हाँ, डिजाइन कर चुके हैं, कैलकुलेशन कर लिए हैं, स्पीगोट का डायमीटर निकाल दिए हैं, कोटर का थिकनेस निकाल दिए हैं। इसके बाद जब भी हम लोग स्पीगोट का जो डायमीटर और कोटर का थिकनेस कैलकुलेशन करते हैं, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि कोटर जो है, कोटर की वजह से जो वहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, स्पीगोट का जो स्लोट है वहाँ पे, तो हम लोग चेक करेंगे क्या, क्रशिंग स्ट्रेस चेक करेंगे। जो डिजाइन किए हैं D2 और T का, यानी जो स्पीगोट का डायमीटर निकाले हैं और कोटर का थिकनेस, तो उन दोनों का हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस पे चेक करेंगे। उन दोनों डायमेंशन का क्रशिंग स्ट्रेस, क्या जितना भी अलग क्रशिंग स्ट्रेस था, क्या उसको वो बेयर कर पाता है, वो देख लेते हैं हम लोग, चेक करेंगे। तो अगला स्टेप में हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस, जो भी इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस है, उसको हम लोग अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस के साथ चेक करेंगे। तो क्रशिंग स्ट्रेस को हम लोग चेक करेंगे। तो क्रशिंग स्ट्रेस का जो लोड है, तो लोड का जो रेस्टिंग एरिया है, यानी P = जो रेस्टिंग एरिया है आपको D2 × T, ये रेस्टिंग एरिया है क्रशिंग स्ट्रेस के लिए। इसको चेक करते हैं। तो लोड 13 × 10⁻³ 34 × 8.5 × σc। तो यहाँ σc का जब कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू निकल रहा है। तो 103.8 Nm²। तो ये मेरा था इंड्यूस्ड स्ट्रेस, यानी जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, डायमीटर जो आपका स्पीगोट का निकला था, स्पीगोट का डायमीटर और कोटर का थिकनेस 8.5, उससे जो इंड्यूस हो रहा था क्रशिंग स्ट्रेस वो 103.8 Nm²। लेकिन कितना अलाउ किया गया है, तो क्वेश्चन में देखिएगा क्रशिंग स्ट्रेस कितना अलाउ किया गया है, तो 90 Nm², यानी अलाउ किया हुआ क्रशिंग स्ट्रेस कम है इंड्यूस से, यानी ये डिजाइन मेरा सेफ नहीं है।
यानी यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा सी जो है, जितना इंड्यूस्ड है, जो किया हुआ हम लोग इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस इज मोर देन अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस। इस केस में क्या होता है, इस केस में कह सकते हैं कि डिजाइन इज नॉट सेफ। डिजाइन ऑफ स्पीगोट, क्योंकि अभी स्पीगोट का डिजाइन कर रहे थे, स्पीगोट एंड कोटर इज नॉट सेफ। अब तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस तो ज़्यादा हो गया, निकल रहा है वैल्यू इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद जब डिज़ाइन सेफ नहीं रहेगा, चेक करने पे ये सेफ नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, जो भी अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस था, चूँकि अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस कितना था 90 न्यूटन mm², तो इसी स्ट्रेस पे अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इसी क्रशिंग स्ट्रेस पे हम लोग अब डिज़ाइन करेंगे। तो इस क्रशिंग स्ट्रेस पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, अब लेंगे क्रशिंग स्ट्रेस, चूँकि लोड, चूँकि हम लोग को पता है कि लोड इज इक्वल टू d2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी लिए थे, और t इज इक्वल टू d2/4 ये मान पुट करेंगे। तो p तो पहले पुट कर लेंगे 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू d2 इंटू d2/4, और जब क्रशिंग स्ट्रेस अब लेंगे वो है अलाउएबल जो किया हुआ है उसके लिए अब ले लेंगे, हम वो वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग d2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको d2 निकलेगा 36.5 आएगा, जिससे हम लोग, चूँकि वैल्यू 34 था, अब ये वैल्यू 36.5 आया है। कितना mm का डिफरेंस आया देखिएगा, 34 और 36.5 लगभग 2.5 का डिफरेंस है, 2.5 mm। 2.5 mm बहुत ही कम है, तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, तो चूँकि हम लोगों ने बताया कि जो भी टर्म्स आएगा पॉइंट में आएगा उसको हम इवन टर्म्स में ले लेते हैं। 36.5 आए, हम 38 ले सकते हैं, या कुछ और सेव करने के लिए हम लोग 40 भी ले सकते हैं। तो 38 भी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे हम लोग 40 ले लेते हैं, 40 mm। यानी अब हम लोग स्पीगोट का डायमीटर लेंगे वो 40 mm, यानी इस डिज़ाइन पे वो सेफ है। तो ये तो हो गया मेरा स्पीगोट का डायमीटर, और इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। तो इसे अब हम डिज़ाइन कर लेंगे, अब कोटर का थिकनेस भी निकाल देंगे, एंड थिकनेस ऑफ कोटर। T इज इक्वल टू d2/4, यानी ये हो जाएगा आपको 10 mm। चलिए अब ये डिज़ाइन मेरा सेफ होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो लिया हुआ कैलकुलेशन वो अलाउएबल स्ट्रेस को लेकर ही हम लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इसको डिज़ाइन सेफ नहीं होने का कोई सवाल इसमें है नहीं। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम्स हो, इंड्यूस्ड स्ट्रेस अलाउएबल स्ट्रेस से ज़्यादा आ जाए, तो अलाउएबल स्ट्रेस को लेकर ही हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो हर प्रॉब्लम्स में इस तरह से नहीं हो सकता है, इस प्रॉब्लम्स में ही केवल देख रहे हैं कि क्रशिंग स्ट्रेस ज़्यादा हो जा रहा है अलाउएबल स्ट्रेस से। अगर अलाउएबल स्ट्रेस यहाँ पर जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस अलाउएबल स्ट्रेस से कम आता तो हम लोग यहाँ तक ही करके छोड़ देते हैं, इस स्टेप तक ही छोड़ देते हैं। यानी हम लोगों ने चेक कर लिया, यहाँ लिख देते हैं कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज लेस देन अलाउएबल स्ट्रेस, दैट इज डिजाइन ऑफ स्पीगोट एंड कोटर इज सेफ। ओके, चलिए अगर हम अगला स्टेप देखते हैं। तीसरे स्टेप में हम लोग सॉकेट का डिज़ाइन करेंगे। इसमें हम लोग सॉकेट के आउटर डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने स्पीगोट का डायमीटर कैलकुलेशन किया था, तो जो स्पीगोट का डायमीटर था वही आपका सॉकेट का इनसाइड डायमीटर था। क्योंकि सॉकेट आपका खोखला होता है यानी होलो होता है, तो उसका इनसाइड डायमीटर भी और आउटसाइड डायमीटर दोनों कैलकुलेशन करना पड़ता है।
तो इनसाइड डायमीटर जो होगा वो आपका स्पिगोट का डायमीटर के बराबर होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि D1 जो है वो सॉकेट का आउटर डायमीटर है। तो जो यहाँ पर भी हम लोग जो फेलियर कंसीडर करेंगे वो टेंशन की वजह से फेलियर कंसीडर करेंगे, यानी जो आपका बिकर सेक्शन है, जो आपका स्लोट कटा हुआ है, वो पोर्शन टेंशन की वजह से वो फेल हो सकता है, यानी वहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लोड निकालेंगे, लोड का देखेंगे कैलकुलेशन। तो लोड क्या होगा, लोड इज इक्वल टू रेजिस्टिंग एरिया। तो रेजिस्टिंग एरिया आपका यहाँ पर होगा π/4। आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर में हम लोगों ने कैसे डिजाइन किया हुआ है। D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 सिग्मा टी, ये आपका रेस्टिंग एरिया है। तो रेस्टिंग एरिया इनटू स्ट्रेस। तो चूंकि ये सेक्शन जो था आपका सॉकेट का होलो है, चूंकि तो होलो है तो होलो के लिए एरिया होगा, चूंकि जो स्लोट कटा हुआ था वो आपको वहाँ से माइनस करना होगा। तो स्लोट जो है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसको माइनस किए हुए हैं इनटू सिग्मा टी। आइए अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो P का वैल्यू आपका 30 × 10⁻3 चूँकि हम लोगों ने D2 का कैलकुलेशन कर चुका है, D2 निकाल चुके हैं हम लोग पिछला स्टेप में। थिकनेस भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, 10 आया था। देखिएगा इस स्टेप में ना बहुतों को प्रॉब्लम होता है कि कैसे आगे का कैलकुलेशन करें हम लोग। तो इसका हम लोग पूरा स्टेप ही करेंगे हम लोग, है ना, पूरा स्टेप करेंगे हम लोग इस आउटर डायमीटर का, डायमीटर ऑफ सॉकेट का स्टेप टू स्टेप करेंगे, पूरा स्टेप का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि कैसे ये स्टेप हुआ है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा π/4 जो है इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा। इसको हम लोग ये ब्रैकेट को हटाए हुए हैं तो D1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू आएगा, इसके साथ ये मैं मल्टीप्लाई किया, चूँकि ये ब्रैकेट में था अब ये माइनस है। इसका कैलकुलेशन देखिएगा तो ये 10 मल्टीप्लाई होगा D1 से, यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस 400। पूरा इसको हम लोग तोड़ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। सभी को यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी टर्म्स था प्लस माइनस ये टर्म्स करके, और हम लोगों ने कॉमन निकाला 0.785, कॉमन निकाल के इसे डिवाइड किए हैं, है ना। तो सारा टर्म्स मिलके आपको ये टर्म्स मिलेगा। इसको इधर लेके आए थे तो ये जब इधर भी आप मतलब इक्वल के इधर लेके आए थे इस टर्म्स को, और सभी को कैलकुलेशन करके हमें ये वैल्यू आया था। और 0.785 को हम लोगों ने कॉमन निकाला था, इसके बाद इक्वल किधर लेके गए थे, 0 आया था। 0 से कोई भी टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ये टर्म्स था।
यानी ये मिल गया आपको। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व करते हैं तो किसी भी टर्म्स में सॉल्व नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो d1 इज इक्वल टू 12.7 प्लस माइनस 12.7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4.6 डिवाइड 2। तो ये जो था टर्म्स, आपको तो पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है। आपको b प्लस माइनस 4ac 4bc 2a। तो इस फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको इस टर्म्स में सारा डाटा पुट कर दिया है। जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इसका, तो ये आएगा वैल्यू आपको 49.9। प्लस माइनस है, दो टर्म्स आएगा तो हम एक टर्म से ले लेंगे 49.9। इसको हम लोग 50 mm ले सकते हैं। ये आपका आ गया आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट। तो इस तरीके से हम लोग सॉकेट की आउटर डायमीटर को कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे का जो प्रोसीजर है उसको देखेंगे, यानी ब्रेथ ऑफ क्वार्टर, सॉकेट का कुलर डायमीटर, वो सब कैलकुलेशन करेंगे। ये फोर्थ स्टेप में हम लोग क्वार्टर का ब्रेथ का कैलकुलेशन करेंगे, यानी क्वार्टर का डिज़ाइन करेंगे। क्वार्टर का थिकनेस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वार्टर का ब्रेथ जो है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम लोगों ने माना हुआ है बी जो है वो क्वार्टर का ब्रेथ है। तो क्वार्टर का डिज़ाइन करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे फेलियर, वो है शेयर। यानी क्वार्टर जो है वो शेयर की वजह से फेलियर हो सकता है। यानी अगर हम देखें तो शेयर ऑफ हो सकता है, यानी बीच से वो टूट सकता है, क्योंकि दोनों जो पोर्शंस है वो टेंसाइल लोड लग रहा है, तो वो फेल हो सकता है शेयर की वजह से। तो कौन सा फेलियर कंसीडर कर रहे हैं, तो फेलियर ऑफ क्वार्टर इन शेयर कंसीडर करेंगे हम लोग। फेलियर ऑफ क्वार्टर इन शेयर की वजह से हम लोग क्वार्टर का फेलियर कंसीडर करेंगे। तो लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो रेजिस्टिंग एरिया है क्वार्टर का वो है 2b इंटू टी, ये रेजिस्टिंग एरिया है। और जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो है आपका शेयर स्ट्रेस। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी रेजिस्टिंग जो भी रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहे हैं वो, या लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लोड इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्ट्रेस। इसी से हम लोग लोड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो P इज इक्वल टू लोड 30 इंटू 10⁻³ 2b। थिकनेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10, और जो शेयर स्ट्रेस, जिस स्ट्रेस के लिए हमको डिजाइन करना है, एलाउएबल शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं 35 बोलेंगे हम लोग 35। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो B जो मिलेगा आपको 43 mm, यानी हम लोगों ने क्वार्टर का ब्रेथ और थिकनेस कैलकुलेशन कर लिया है। चलिए आगे का हम लोग डिजाइन करते हैं। नंबर 5 में हम लोग सॉकेट कूलर का डिजाइन करेंगे। तो सॉकेट कूलर का डायमीटर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ मान लेते हैं कि D4 जो है वो है सॉकेट कूलर का डायमीटर है। तो यहाँ जो हम लोग फेलियर कंसीडर करेंगे वो है आपका क्रशिंग, यानी क्रशिंग की वजह से जो आपका सॉकेट का जो कूलर है वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लोड जो देखेंगे, यानी यहाँ पे फेलियर क्या कंसीडर करेंगे, फेलियर इन
क्रशिंग। क्रशिंग की वजह से आपका सॉकेट का कॉलर आपका फेल हो सकता है। तो लोड इज इक्वल टू रेजिस्टिंग एरिया T4 माइनस T2 इंटू T। रेजिस्टिंग एरिया रेक्टेंगुलर शेप का होगा क्योंकि कोटर जो है, कोटर की वजह से ही क्रशिंग स्ट्रेस यहाँ डेवलप होगा। तो D4 आपका आउटर डायमीटर और जो इनसाइड डायमीटर D2 था वो इंटू थिकनेस कोटर का, जो आपका क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा एन सिग्मा C। सारा का मान पुट करते हैं। और D2 का मान आपका था 40। क्रशिंग स्ट्रेस जो हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस यहाँ पे लिए हुए हैं 90, वही लेंगे। तो इस तरीके से जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो D4 का जो मान आएगा आपको वो आ जाएगा 73.3, जिसको हम लोग 74 या 75 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कूलर का यानी सॉकेट कूलर का हम लोग डिजाइन कर चुके हैं, उसका डायमीटर कैलकुलेशन कर चुके हैं। आइए अब हम सॉकेट कूलर का डिजाइन करते हैं। इससे पहले हम लोग सॉकेट कूलर का डायमीटर का कैलकुलेशन किए थे। अब हम लोग सॉकेट कूलर का थिकनेस का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि C जो है वो सॉकेट कूलर का थिकनेस है। तो सॉकेट कूलर का जो थिकनेस कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो फेलियर कंसीडर करेंगे वो आप है शेयर, यानी सॉकेट का जो इंड है, सॉकेट इंड जो है वो शेयर की वजह से फेलियर हो सकता है। तो सॉकेट कूलर पे जो हम लोग फेलियर कंसीडर करेंगे वहाँ ले सकते हैं फेलियर इन शेयरिंग, यानी शेयरिंग की वजह से आपका सॉकेट कूलर का जो इंड है वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पे जो लोड होगा इज इक्वल टू रेजिस्टिंग एरिया। तो जो शेयरिंग होगा, शेयर जो होगा आपको, शेयरिंग जो एरिया है रेजिस्टिंग एरिया वो होगा 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू C। ये भी आपका रेक्टेंगल शेप में ही आपका शेयर ऑफ होगा, चूँकि दो पोर्शन अप एंड लोअर पोर्शन अपर पोर्शन दोनों शेयर ऑफ होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। एंड शेयर स्ट्रेस सारा का मान पुट करेंगे यहाँ पे। P इज इक्वल टू 10⁻³ टू D4 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 75 निकला था आपको 40 इंटू सिग्मा C, और जो टो है यानी शेयर स्ट्रेस वो आपका 35 है। तो इस तरह से हम लोग C का कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपका मिल जाएगा 12 mm। आइए अब हम लोग जो स्लोट कटा हुआ है वहाँ से लेकर जो स्लोट का रॉड का जो इंड है उसका डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इंड ऑफ द स्लोट टू द इंड ऑफ द रोड। तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसका डिस्टेंस आपका A है। A इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द इंड ऑफ द स्लोट टू द इंड ऑफ द रोड। स्लोट जहाँ से इंड होता है, जहाँ से स्लोट कटा हुआ है वो पोर्शन जहाँ तक इंड होता है और रॉड का इंड, उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग A माने हैं, उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी वो इंड जो है वहाँ पर भी हम लोग फेलियर कंसीडर करना होगा इसका कैलकुलेशन करने के लिए। तो वहाँ हम लोग फेलियर कंसीडर कर रहे हैं कि वो पोर्शन जो है कोटर की वजह से, यानी जब हम लोग लोड लगा रहे हैं तो कोटर की वजह से वो इंड जो है वो शेयर ऑफ हो सकता है, यानी वहाँ से शेयर स्ट्रेस की वजह से वो फेल हो सकता है। तो कंसीडर करेंगे हम लोग, फेलियर कंसीडर करेंगे शेयर का।
फेलियर इन शेयर, यानी शेयरिंग की वजह से वो फेल हो सकता है वो एंड। तो लोड इज इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू रेस्टिंग एरिया टू ए डिस्टेंस और थिकनेस जो है आपका D2 इंटू 2। मान पुट करेंगे सभी का। D2 40 और जो शेयर स्ट्रेस है वो 35। इस तरीके से हम लोग ए कैलकुलेशन कर लेंगे, ए का वैल्यू निकल जाएगा आपको 10.7। इसको हम लोग 11 और 12 दोनों ले सकते हैं, 11 ले लेते हैं, 11 mm। तो हम लोग ए का भी कैलकुलेशन कर लिए, यानी स्लॉट से रॉड के एंड तक का भी इसका जो डिस्टेंस है वो आपका 11 mm का होगा। चलिए आगे हम लोग स्पीकआउट कूलर का भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो स्पीकआउट कूलर का डिज़ाइन करने के लिए हम लोग स्पीकआउट कूलर का डायमीटर निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उसका। तो हम लोग D3 माने हुए हैं स्पीकआउट कूलर का डायमीटर। तो स्पीकआउट कूलर का डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जो फेलियर कंसीडर करेंगे, तो वहाँ चूँकि जो कूलर का स्पीकआउट का जो कूलर है वहाँ पे जो आपका क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, क्योंकि दोनों कूलर हैं। कूलर जो सॉकेट का है उसकी वजह से वहाँ पे आपका क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो हम लोग वो फेलियर कंसीडर कर सकते हैं, यानी क्रशिंग, फेलियर इन क्रशिंग। तो लोड इज इक्वल टू क्रशिंग एरिया, रेस्टिंग एरिया। तो रेस्टिंग एरिया होगा π/4। π/4 चूँकि जो आपका स्पीकआउट का कूलर है उसका रेस्टिंग एरिया हो जाएगा आपको D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर। ये रेस्टिंग एरिया इंटू सिग्मा C क्रशिंग स्ट्रेस। सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे। जो भी हम लोग के पास डाटा है उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है अलाउएबल 90। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। तो चलिए जब यहाँ तक आ चुके हैं तो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 45 mm। यानी हम लोग स्पीकआउट कूलर का डिजाइन कर लिए हैं, यानी उसका डायमीटर निकल गया आपको D3 इज इक्वल टू 45 mm। आइए हम लोग स्पीकआउट कूलर का थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीकआउट कूलर का थिकनेस हम लोगों ने माना हुआ है T1, और जो फेलियर कंसीडर करेंगे वो शेयर, यानी शेयर की वजह से स्पीकआउट कूलर जो है वो फेल हो सकता है। तो टेंसाइल लोड लग रहा है तो वहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो आपका शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा स्पीकआउट कूलर में। तो यहाँ उसका हम लोग फेलियर कंसीडर किए हुए हैं, फेलियर इन शेयरिंग।
तो लोड इज इक्वल टू रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा, पाई टी स्क्वायर इंटू टी, ये पैरामीटर है, इंटू थिकनेस एरिया हो जाएगा, पैरामीटर इंटू थिकनेस एरिया, एरिया रेजिस्टिंग एरिया इंटू स्ट्रेस लोड। सारा का मान पुट कर देंगे जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और T1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपको निकलेगा कैलकुलेशन के बाद 6.8, जिसको हम लोग 8 ले सकते हैं। लास्ट हम लोग क्वार्टर के लेंथ को कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका एक रिलेशन है, क्वार्टर के लेंथ का रिलेशन है डायमीटर ऑफ शाफ्ट के अकॉर्डिंग, यानी L इज इक्वल टू 4D। इसको हम ले लेंगे, यानी इसका कैलकुलेशन हो गया आपको 4 इंटू 28 इज इक्वल टू 112 mm। लास्ट में हम लोगों ने जितने भी डाटा कैलकुलेट किया उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे और क्वार्टर जॉइंट का डिजाइन कर लेंगे। यानी जब ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ करने बोला है तो उसका हम लोग फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे। हम लोगों ने जो डिजाइन का प्रोसीजर अप्लाई किया उसके अनुसार से क्वार्टर जॉइंट का ये डाटा हम लोगों ने निकाला हुआ है, यानी क्वार्टर डिजाइन का डिजाइन करेंगे हम लोग इस डाटा से। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था डायमीटर ऑफ रॉड, इसका वैल्यू आया था, देख सकते हैं 28, सबसे पहले 28 mm, यहाँ हम एक साथ लिख देंगे डायमीटर ऑफ रॉड 28 mm। दूसरा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था डायमीटर ऑफ स्पिगोट एंड थिकनेस ऑफ क्वार्टर, क्योंकि ये जब हम लोग कैलकुलेशन किया था तो ये फेल हो गया था चेक करने पे। जब हम लोगों ने चेक किया था तो इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस ज़्यादा आ गया था अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस से। तो फिर हम लोगों ने इसको अलाउएबल क्रशिंग स्ट्रेस को लेकर डिज़ाइन किया। तो जो कैलकुलेशन आया था, डायमीटर आया था स्पिगोट का, मतलब स्पिगोट का जो डायमीटर आया था वो 40 और थिकनेस जो आया था क्वार्टर का वो 10। वहाँ हम लोगों ने यहाँ पे इसको पुट किया हुआ है 10, 40 एंड 10। इसके बाद हम लोगों ने आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट निकाला था, यहाँ लिखिएगा आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट, यहाँ 50 mm आया था कैलकुलेशन करके, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ब्रीथ ऑफ क्वार्टर, देख सकते हैं ब्रीथ ऑफ क्वार्टर आया था 43। फिर डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, तो डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर यहाँ देख सकते हैं 75 mm, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये आपका मिस हो गया था यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया है थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर, थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर 12 mm। फिर डिस्टेंस ऑफ द एंड ऑफ द स्लॉट ऑफ द एंड ऑफ द रोड, यानी स्लॉट और एंड ऑफ जो सॉकेट स्पिगोट है उसका जो एंड है उसका डिस्टेंस है आपका 11 mm, 11 है ना, इस तरीके से। और इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया था डायमीटर ऑफ स्पिगोट कॉलर, डायमीटर ऑफ स्पिगोट कॉलर 45 mm। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी डाटा कैलकुलेट किया था सभी को हम लोग एक जगह पे यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। यहाँ फिर आपको थिकनेस ऑफ स्पिगोट कॉलर था, थिकनेस ऑफ स्पिगोट कॉलर 8 mm और द लेंथ ऑफ क्वार्टर आपका था 112 mm। चूँकि हम लोगों ने 10 कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर स्पिगोट का डायमीटर और थिकनेस
हम लोगों ने एक ही साथ कैलकुलेट किया हुआ था, एक ही प्रोसीजर में, इसलिए ये 11 डाटा हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग ये डाटा को एक साथ लिख लेना है। तो यानी जितने भी हम लोग डिज़ाइन का जो प्रोसीजर अप्लाई किए हैं उसके अनुसार से हमें ये डायमेंशन मिला है कोटा जॉइंट के लिए। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज डील किया है, ये क्वेश्चन कई बार जेईटी के एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लें। मे बी इस बार भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। और हमने कोशिश किया है कि अच्छी तरीके से जितने भी प्रोसीजर हैं डिज़ाइन का, इस कोटा जॉइंट का, समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आप लोगों को, तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। धन्यवाद।